हे एवरीवन, वेलकम टू पीआर पाथवेज, आपका अपना यूट्यूब चैनल। पहले आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ व्यू। वैंकूवर में स्टार्ट हो चुकी हैं जी रेंज है, हर तरफ रेंज है। आप देख सकें ये फॉल वाला मौसम है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी स्नोफॉल कम होती है, यहाँ पे रेंज ज़्यादा चलती हैं। बाकी हम पूरे कनाडा की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल होती है। तो दैट्स द ओनली रीज़न लाइक पीपल वांट टू स्टे ओनली इन वैंकूवर सरी एरिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, द वेदर थिंग। सो आज बात कर रहे हैं जी सब क्लास 491, सब क्लास 491 की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करने वाले हैं, जिसमें 3 पाथवेज आते हैं। NSW नॉर्थ साउथ वेल्स एक जगह है ऑस्ट्रेलिया की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कवर करूँगा आपको डिटेल में बताने तीनों पाथवेज। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ग्रैब की ये इन्फॉर्मेशन लिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके कवर करूँगा, आपको समझाऊँगा कैसी एलिजिबिलिटी बनती है, 3 पाथवेज कैसे चलते हैं। तो अभी कवर करते हैं, बने रहिए PR पाथवेज पे। सब देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है, थोड़ा सा मौसम भी ख़राब है, पर 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकला था, थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैंने सोचा बाहर जाके वीडियो बनानी चाहिए। तो अच्छा लगता है मेरे को, थोड़ा नेचर अच्छी पसंद है, इसीलिए मैं बाहर आ गया। तो आज हम बात करें न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का ऐसे एरिया जो सिडनी एरिया को कवर करता है। इसमें जो नॉमिनेशन है वो सब क्लास 491 की कवर कर रहे हैं। 3 पाथवेज चलते हैं, तीनों को एक एक करके कवर करेंगे, आपको बताएंगे एलिजिबिलिटी कैसे बनती है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि जो 491 सब क्लास की यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स की है, उसकी ओपनिंग जल्द ओपन होने वाली है पाथवे 1 एंड पाथवे 2 के लिए। इसकी एक स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप बने रहिए अंत तक। अभी कवर करते हैं 491 सब क्लास है क्या। सब क्लास 491 आपको एलिजिबिलिटी देता है ऑस्ट्रेलिया की पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरियाज़ में रहने के लिए। आप वहाँ पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ओनली इन द डेजिग्नेटेड एरियाज़। एक तरह से ये PNPs होती हैं जो कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम को समझते हैं, वैसे ही है ये भी। यहाँ पे जो डिफरेंसेस आते हैं वो मैं अभी कवर करूँगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी बनती है। सबसे पहले हम पाथवे 1 की बात करते हैं। पाथवे 1 में क्या होता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करंटली एम्प्लॉय है पर्टिकुलर रीजन में, न्यू साउथ वेल्स में। ये पाथवे 1 करता है, कवर करता हूँ आगे जाके एलिजिबिलिटी कैसे बनती है। पाथवे 2 की बात करूँ तो पाथवे 2 में बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट वीज़ा शो करना पड़ता है, आप तब अप्लाई कर सकते हैं। पाथवे 2 में कॉम्पिटिशन बहुत है टू बी ऑनेस्ट, तो अगर आप अप्लाई करने हैं तो ध्यान से डॉक्यूमेंट्स को देखिए, एलिजिबिलिटी को ध्यान से देखिए, तभी आप अप्लाई कीजिए। अच्छा, पाथवे 3 जो आता है बेसिकली अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं उस पर्टिकुलर रीजन से, न्यू साउथ वेल्स के रीजन से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आई होप सो आवाज़ क्लियर आ रही हो, क्योंकि मैंने जो एरिया चुना है थोड़ा सा ध्यान से चुना ताकि आवाज़ आ सके। अच्छा, अब मैं पाथवे 1 को कवर करूंगा, पाथवे 2 को कवर करूंगा, ऐसे 3 को कवर करके एडिशनली जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको कवर करके हाउ टू सिक्योर नॉमिनेशन इसको कवर करूंगा, और आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन फैक्टर्स कैसे रहते हैं और ANZ क्या होता है, बताएंगे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं पाथवे नंबर 1। इसके 3 पाथवे जैसे मैंने आपको बताया न्यू साउथ वेल्स के सब क्लास 491 की बात कर रहे हैं, तो ये इसे बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स स्किल्ड वर्क रीजनल वीज़ा। अब पाथवे 1 में देखते हैं कि एलिजिबिलिटी कैसे बनती है कि आपको मस्ट बी वर्किंग फॉर 6 मंथ्स होना चाहिए इन डेजिग्नेटेड ऑक्यूपेशंस में, पर्टिकुलर इसी में न्यू साउथ वेल्स एरिया में। अच्छा, जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है या आपके जो भी ANZ कोड होते हैं वो रिलेटेड होने चाहिए ऑक्यूपेशन के, वो मैं बता दूंगा आपको। और आपका जो पेड मिनिमम ऑफ TSM IT सैलरी रेट होता है, इनकी एक रेट लिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी रेंज आनी चाहिए। तो ये पाथवे 1। पाथवे 2 की बात करूँ तो ये आता है इन्वेस्टमेंट वीज़ा। तो आपको जो आपका स्किल है जो जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट वीज़ा शो करना है, तो वो NSW जो न्यू साउथ वेल्स की स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके अंदर आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको रिजाइड करना चाहिए न्यू साउथ वेल्स में। अगर आप ऑन शोर है तो 3 मंथ्स एटलीस्ट तभी आप फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप न्यू साउथ वेल्स में हैं, आपको मिनिमम 3 मंथ्स ऑफ रेजिडेंसी चाहिए, तभी आप एलिजिबिलिटी कर सकते हैं। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर आप न्यू साउथ वेल्स से बाहर हैं तो आपको 3 मंथ्स ऑफ शोर होना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करके बाहर जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ ही आप फाइल कर देंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको 3 मंथ्स की वेट करनी पड़ेगी। तो ये था पाथवे 2। पाथवे 3 की बात करते हैं। तो पाथवे 3 में कहते हैं कि अगर आपने बैचलर्स या उससे हायर एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया के पर्टिकुलर इसी रीजन में की हुई है तो आप एलिजिबिलिटी आपकी बनती है। अच्छा, तो आपकी जो आपकी ऑक्यूपेशन है वो स्टडी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो अगर आपने सपोज करो डॉक्टर किया है या डॉक्टरेट की है, तो आपको डॉक्टर या डेंटिस्ट किया है तो डेंटिस्ट के अकॉर्डिंगली आपकी जॉब नॉक कोड होनी चाहिए। नॉक कोड नहीं चलता, यहाँ पे ANZ कोड होता है, बताता हूँ वो क्या है। उसके बाद अगर आपने हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो एजुकेशन है वो 2 ईयर्स की होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद
एक स्किल सेलेक्ट होता है, जो अगर आपने मेरी पुरानी ऑस्ट्रेलिया की वीडियो देखी हो तो स्किल सेलेक्ट में आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है, आपके वहाँ पे क्वालिफाइड पॉइंट होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल बनते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। इसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं कुछ, वो भी कवर कर देता हूँ। तो इसमें जो आपकी लिस्ट है मस्ट बी इन द स्किल लिस्ट होनी चाहिए, वो आपको पता लग जाएगा जो मैं लिंक डालूंगा। अच्छा, आप एलिजिबिलिटी आपकी वीज़ा के लिए होनी चाहिए, जैसे आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी NSW यानी कि न्यू साउथ वेल्स में 3 मंथ्स की रेजिडेंसी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पाथवे 2 के लिए बताया कि आपकी 3 मंथ्स की रेजिडेंसी होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट वीज़ा के लिए, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। ऐसे ही अगर आप ऑन शोर नहीं है, आप ऑफ शोर है, तब भी आपकी 3 मंथ्स की रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अच्छा, आपको नॉमिनेशन कैसे सिक्योर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों पाथवेज के लिए अभी कवर करते हैं। सो गाइज, अब मैं बात करूंगा आपको सिक्योर करनी कैसी है नॉमिनेशन इस पर्टिकुलर वीज़ा के लिए, आप एलिजिबिलिटी कैसे आपकी नॉमिनेशन से बनती है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आपको चेक करनी है अपनी एलिजिबिलिटी। आप अपने पॉइंट कैलकुलेट कीजिए, आप स्किल सिलेक्ट पे जाके कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं आपकी स्किल ऑक्यूपेशन अगर डिमांड में है, अगर एलिजिबिलिटी लिस्ट में आती है आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको EOI सबमिट करना पड़ता है, जैसे उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये सबमिट करना पड़ेगा स्टेप 2 में। स्टेप 3 में आपको अप्लाई फॉर नॉमिनेशन करना होता है। आप EOI आ गया, आपको मेल आ जाएगी कि आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट हो गया, आपको फिर नॉमिनेशन के लिए फाइल करना है। जो फोर्थ स्टेप है उसमें आपको जस्ट वेट करनी है, वेट फॉर द असेसमेंट। ये 4 स्टेप से आप अपनी नॉमिनेशन को सिक्योर कर सकते हैं, आप अपना फाइल कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि सिलेक्शन फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं इस पर्टिकुलर वीज़ा के लिए, बने रहिए, अभी कवर करते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक वीडियो तक आ गए हैं आप तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, US कहीं भी आप जाना चाहते हैं, ये चैनल एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो आपको समझाता है ईजी वे में कैसे आपकी इमिग्रेशन हो सकती है, कैसे आप जा सकते हैं, क्या न्यू चेंजेस हैं, क्या नई न्यूज़ है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं कवर करता हूँ सिलेक्शन फैक्टर्स क्या हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। तो जैसे आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से सबमिट करते हैं, उसमें कुछ सिलेक्शन फैक्टर्स होते हैं। एज आपका एक सिलेक्शन फैक्टर है, जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपका एक अच्छा सिलेक्शन फैक्टर है। जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे स्कोर बनेगा आपका अच्छा। आपकी एजुकेशन, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये सारे पॉइंट कैलकुलेट होते हैं, तब आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट होता है। तो इसमें यही होता है कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं उतने ज़्यादा आपको चांसेस बढ़ जाते हैं आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्रूव होने के लिए। अच्छा, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड्स होते हैं, जॉब नॉक कोड बोलते हैं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं ANZ-SO कोड, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सेम होते हैं। इसको बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। जो भी लिस्ट में डालूंगा उसमें ANZ कोड भी होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अगर आपका जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी आपका स्किल सिलेक्ट आता है इस पर्टिकुलर ANZ कोड में, ANZ-SO कोड में, तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आप फाइल कर सकते हैं। कुछ आपको नहीं समझ में आता, इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं PR पाथवेज पे। मैं जितना भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर रिप्लाई बैक करता हूँ। कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नई वीडियो चाहिए किस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, आप मेरे को वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं PR पाथवेज इंस्टाग्राम पे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग अगर हुई है इस वीडियो से, तो आपको पता है क्या करना है गाइज़। थैंक यू वेरी मच PR पाथवेज को इतना प्यार करने के लिए, इतना सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। फिर से स्वागत करेंगे आई होप सो एक अच्छे मौसम में, क्योंकि ये वीकेंड थोड़ा सा ख़राब है मौसम। आई होप सो अच्छे मौसम में आपका स्वागत करेंगे PR पाथवेज के में। तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपनी माता पिता की सेवा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, किसी का बुरा मत करिए और बने रहिए PR पाथवेज में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।